Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc second year physics students. This is paper third, electronics, and the topic operational amplifier is taken from unit third, संक्रियात्मक प्रवर्धक. ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे शॉर्ट में ओपी एएमपी कहते हैं, क्या होता है? एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर हैविंग ए वेरी लार्ज गेन एंड इट्स रेस्पॉन्स इज कंट्रोल बाय अप्लाइंग ए सुटेबल नेगेटिव फीडबैक. यानी जो संक्रियात्मक प्रवर्धक होता है एक प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक होता है जिसका गेन लब्धि बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो अनुक्रिया है, जो रेस्पॉन्स है, वो किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? एक उपयुक्त ऋणात्मक पुनर्निवेश को प्रयुक्त करके इसकी अनुक्रिया को नियंत्रित करते हैं. सिंस दिस एम्पलीफायर इज यूज्ड टू परफॉर्म मेनी लीनियर एंड सम नॉन लीनियर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड देयरफॉर इट इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अब इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों है, संक्रियात्मक प्रवर्धक क्यों है? क्योंकि इस प्रवर्धक का उपयोग बहुत सी रेखीय तथा कुछ अरेखीय गणितीय संक्रियाओं के निष्पादन में किया जाता था या किया जाता है, इसलिए इसका नाम संक्रियात्मक प्रवर्धक रखा गया है. दिस इज एन एम्पलीफायर ऑफ वेरी हाई गेन, बहुत उच्च लब्धि का प्रवर्धक होता है. हुज इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी लार्ज, जिसकी निवेशी प्रतिबाधा बहुत ज़्यादा होती है. एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी स्मॉल, और निर्गत प्रतिबाधा बहुत कम होती है. The resultant gain of the amplifier with negative feedback depends only on feedback ratio. यानी ऋणात्मक पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक की जो परिणामी लब्धि है वो केवल पुनर्निवेशी अनुपात पर निर्भर करती है. कैसे? डेट इज जो फीडबैक के बाद जो गेन होगा एफ इजिकल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा. अब ए का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण ये लगभग 1 अपॉन बीटा के बराबर लिया जा सकता है, यानी बीटा पर निर्भर करेगी, फीडबैक रेशियो पर निर्भर करेगी. इनिशियली प्रारंभ में दीज टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर वर यूज्ड ओनली फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एंड हेंस दीज एम्पलीफायर्स आर नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. यानी प्रारंभ में इस प्रकार के जो भी प्रवर्धक थे उनका उपयोग केवल गणितीय संक्रियाओं, कौन कौन सी? योग, घटाना, इंटीग्रेशन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन करने में ही किया जाता था, इसलिए इन्हें संक्रियात्मक प्रवर्धक कहते हैं. नाउ इन दीज डेज, अब इन दिनों में, दे आर आल्सो यूज्ड एज कंपेरेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वेव जनरेटर्स एटसेट्रा. इन दिनों इनका उपयोग तुलनित्र, वोल्टता नियामक, तरंग जनित्र इत्यादि में भी किया जाता है. दिस इज बेसिकली ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर. यह मूलतः एक भेद प्रवर्तक है. विच एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स, जो दो निवेशी संकेतों के अंतर का प्रवर्धन करता है. The main advantage of operational amplifier is that it rejects the unwanted input voltage signals. यानी इसका मुख्य उपयोग क्या है या लाभ क्या है? ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है यह अवांछित निवेशी वोल्टा संकेतों को अस्वीकार कर देता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर. आदर्श स्थिति में अगर इसे लें तो आदर्श संक्रियात्मक प्रवर्धक के गुणधर्म क्या होते हैं? एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं इसके. इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, अनंत वोल्टता लब्धि. इनफाइनाइट बैंडविड्थ, अनंत बैंड चौड़ाई. इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, अनंत निवेशी प्रतिबाधा. जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, शून्य निर्गत प्रतिबाधा. परफेक्टली बैलेंस्ड, पूर्णतः संतुलित, डेट इज व्हेन V1 इक्वल टू V2, यानी जो दो इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ वोल्टेज एक में V1 दिया है, एक में V2 दिया है, दोनों अगर बराबर हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा. परफेक्टली स्टेबल, पूर्णतः स्थायी, डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज एक्स्ट्रा.
यानी इसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म है वो ताप, वोल्टा इत्यादि में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर वी कंक्लूड दैट, यानी जो उपरोक्त जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताए हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इट्स वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट, इसकी वोल्टा लब्धि अनंत है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट फॉर ए कॉन्स्टेंट एंड फाइनाइट आउटपुट वोल्टेज, एक नियत तथा परिमित निर्गत वोल्टा V0 के लिए द इनपुट वोल्टेज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इज जीरो। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको अभी हम देखेंगे। तो उन दोनों के बीच जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, वो शून्य होगा। इट्स इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट, इसकी निवेशी प्रतिबाधा अनंत है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इट मीन्स दैट द करंट फ्लोइंग इन इट थ्रू एनी इनपुट टर्मिनल, इसके किसी निवेशी टर्मिनल से जो धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी इस एम्पलीफायर के अंदर, वो जीरो होगी। डेट इज I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू जीरो। इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज जीरो, इसकी निर्गत प्रतिबाधा शून्य होगी। इट मीन्स डेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन एनी लोड, यानी जो लोड हम लगाते हैं आउटपुट में, उसमें जो भी करंट प्रवाहित हो रहा है मे हैव एनी वैल्यू, उसका कुछ भी मान हो सकता है, बट इट्स आउटपुट वोल्टेज V0 ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसकी निर्गत वोल्टता सदैव नियत रहेगी। तो ये जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट, दोनों में से कोई सा भी बनाया जा सकता है। तो दो टर्मिनल है आउटपुट, ये इनपुट टर्मिनल और ये तीसरा आउटपुट टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। इसके जो दोनों इनपुट टर्मिनल हैं उनके बीच वोल्टेज का मान जीरो है और करंट जो प्रवाहित हो रही है टर्मिनल में वो भी जीरो है। ए प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आइडियल की बात थी, लेकिन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो वास्तविक संक्रियात्मक प्रवर्धक होता है जिसका हम उपयोग करते हैं, हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके निम्नलिखित अभिलाक्षणिक होते हैं। इट्स वोल्टेज गेन इज वेरी लार्ज, यानी इनफाइनाइट नहीं होता, इसकी वोल्टा लब्धि बहुत ज़्यादा होती है। इट्स बैंडविड्थ इज वेरी लार्ज, इसकी जो बैंड चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इट्स इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी लार्ज, इसकी जो निवेशी प्रतिबाधा है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज वेरी स्मॉल, इसकी जो निर्गत प्रतिबाधा है वो बहुत कम होती है। सर्किट सिंबल ऑफ OP-AMP, यानी इसका परिपथ संकेत कैसा होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये हमने दर्शाया गया है। ये सिंबल, द सर्किट सिंबल ऑफ OP-AMP इज शोन इन गिवन फिगर। इट हैज टू इनपुट टर्मिनल्स, दो इनपुट टर्मिनल है, एंड वन आउटपुट टर्मिनल, और एक आउटपुट टर्मिनल है। द ग्राउंड टर्मिनल इज कपल्ड विथ ऑल द थ्री टर्मिनल्स, जो ग्राउंड टर्मिनल होता है, जो भू टर्मिनल होता है, वो तीनों से युग्मित होता है। इन सर्किट सिंबल 1 and 2 रिप्रेजेंट्स द इनपुट टर्मिनल्स, 1 और 2 इनपुट टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 3 रिप्रेजेंट्स द आउटपुट टर्मिनल, और 3 आउटपुट टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। इन दिस फिगर ग्राउंड टर्मिनल इज नॉट शोन, ग्राउंड टर्मिनल नहीं दिखाया गया है। द नेगेटिव साइन ऑन टर्मिनल 1 मीन्स दैट द पोलरिटी ऑफ इनपुट सिग्नल ऑन दिस टर्मिनल बिकम्स अपोजिट एट आउटपुट टर्मिनल। That is a phase change of 180 degree is produced by the amplifier for the input given on terminal 1। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर टर्मिनल 1 में हम इनपुट देंगे और उसके कारण जो आउटपुट प्राप्त होगा, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कलांतर होगा, फेज चेंज होगा। तो इस टर्मिनल को क्या कहेंगे? And hence this terminal is known as inverting input terminal, प्रतिलोमी निवेशी टर्मिनल कहेंगे, क्योंकि इस पर सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में अपोजिट फेज में प्राप्त होगा, विपरीत कला में प्राप्त होगा, 180 डिग्री की कला में प्राप्त होगा, इसलिए इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहेंगे वन को। द पॉजिटिव साइन ऑन टर्मिनल 2 मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन पोलरिटी ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी यहाँ अगर इनपुट सिग्नल दें 2 पर, तो आउटपुट जो सिग्नल हमें प्राप्त होगा वो सेम पोलरिटी का होगा जो 2 पर देंगे, यानी किसी प्रकार का फेज चेंज नहीं होगा, कलांतर नहीं होगा। एंड हेंस दिस टर्मिनल इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल,
इसलिए इस टर्मिनल को क्या कहेंगे, अप्रतिलोमी निवेशी टर्मिनल। द आउटपुट वोल्टेज एट टर्मिनल 3 इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द इनपुट वोल्टेजेस अप्लाइड एट टर्मिनल्स 1 एंड 2। यानी यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज होगा 3 पर, वो 1 और 2 पर जो वोल्टेज दे रहे हैं उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज V0 इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2 और V0 इज इक्वल टू A V1 माइनस V2। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है A, वो क्या है, वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि है। अब है वर्किंग ऑफ OP AMP। OP AMP की कार्य प्रणाली कैसे वर्किंग होती है। एन इनपुट इम्पीडेंस Z1 इज कनेक्टेड टू टर्मिनल 1 ऑफ OP AMP। यानी टर्मिनल 1 में एक इनपुट इम्पीडेंस निवेशी प्रतिबाधा Z1 कनेक्ट करते हैं। एंड फॉर नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए ए फीडबैक इम्पीडेंस ZF, पुनर्निवेशी प्रतिबाधा ZF इज कनेक्टेड बिटवीन इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 एंड आउटपुट टर्मिनल 3। यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 और आउटपुट टर्मिनल 3 के बीच हम फीडबैक इम्पीडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। द वोल्टेज Vi कैन बी गिवन एज एन इनपुट टू द एम्पलीफायर इन 2 वेज। अब जो इनपुट वोल्टेज हम देना चाहते हैं इसमें, वो 2 तरीकों से दिया जा सकता है। व्हेन इनपुट वोल्टेज Vi इज कनेक्टेड बिटवीन इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 एंड ग्राउंड टर्मिनल, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 थ्रू Z1 से हम और ग्राउंड टर्मिनल के बीच देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देते हैं। द सर्किट इज नाउन एज इन्वर्टिंग OP AMP। तो इसको इन्वर्टिंग OP AMP कहते हैं। और व्हेन टर्मिनल 1 इज ग्राउंडेड एंड इनपुट वोल्टेज Vi इज कनेक्टेड बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल, यानी इसको तो ग्राउंडेड कर दें और इनपुट वोल्टेज 2 और ग्राउंड के बीच दें, तो वो कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग OP AMP, अप्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक। ये संक्रियात्मक प्रवर्धक है और वो अप्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक कहलाएगा। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिंग OP AMP, प्रतिलोमी संक्रियात्मक प्रवर्धक, तो उसका सर्किट डायग्राम ये रहा, परिपथ आरेख, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, तुल्य परिपथ। सिंस द गेन A ऑफ द एम्पलीफायर इज वेरी लार्ज, अब हमने बताया था जो भी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका गेन इनफाइनाइट तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, मान लो लगभग 10 की घात 4 है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 वोल्ट, और जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है उसका अधिकतम मान लगभग 10 वोल्ट के बराबर होता है। देयरफॉर देयर विल बी वेरी स्मॉल इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज का मान बहुत कम होगा, क्योंकि गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज 10 है, तो इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, 10 टू द पावर -3, तभी तो 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 1 मिलकर 10 टू द पावर 4 बन जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज बहुत कम होगा। तो यहां हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट में इनपुट वोल्टेज बहुत कम होगा, तो ये लगभग आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनपुट वोल्टेज इनके बीच 0 है, लगभग 0 है, 10 टू द पावर -3, तो लगभग 0 मान सकते हैं। तो टर्मिनल 1 जो है लगभग यूं मान सकते हैं कि टर्मिनल 2 से जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज का मान लगभग 0 होगा। साथ ही हम देख रहे हैं जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट इसमें ना फ्लो होके डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, तो I1 और I2 लगभग बराबर हो जाएंगे। और इनपुट वोल्टेज बहुत कम होने से ये मान सकते हैं कि टर्मिनल 1 भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। वास्तव में तो नहीं जुड़ा हुआ है, इट इज एक्चुअली नॉट ग्राउंडेड, वास्तव में ये भू संपर्कित नहीं है, लेकिन इससे माना जा सकता है वर्चुअली ग्राउंडेड, आभासी रूप से भू संपर्कित माना जा सकता है। तो 10 टू द पावर -3 होगा बिटवीन द नेगेटिव टर्मिनल G एंड द ग्राउंड टर्मिनल 2, दोनों के बीच 10 टू द पावर -3 वोल्टेज होगा इनपुट वोल्टेज। इट मीन्स V1 इज ऑलमोस्ट 0, यानी जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है उसको हमने V1 लिया है, तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। इन अदर वर्ड G इज एक्चुअली नॉट ग्राउंडेड, G को वास्तव में भू संपर्कित नहीं किया है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज वर्चुअली ग्राउंडेड, लेकिन इसे आभासी रूप से भू संपर्कित माना जा सकता है।
नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू इम्पीडेंस Z1 में से प्रवाहित धारा क्या होगी, Vi माइनस V1 अपॉन Z1। अब कैसे निकाला, इधर का वोल्टेज Vi था, इधर का वोल्टेज V1 था, तो दोनों का डिफरेंस वोल्टेज अपॉन जो इम्पीडेंस है उनका रेशियो I1। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू फीडबैक इम्पीडेंस ZF, वही लेफ्ट वाला वोल्टेज और राइट वाला वोल्टेज VO है, दोनों का डिफरेंस अपॉन उनके बीच इम्पीडेंस, उसका रेशियो। सिंस द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ OP-AMP इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है इनपुट इम्पीडेंस, so that it can be assumed that the current I2 flowing through ZF will be almost equal to the current I1, यानी I1 I2 लगभग बराबर होंगे, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, जो करंट Z1 में से फ्लो होगा वो सारा का सारा लगभग ZF में से भी फ्लो होगा, तो दोनों बराबर हो गए, तो दोनों को बराबर कर दिया। इफ A बी दी वोल्टेज गेन ऑफ OP-AMP का वोल्टेज गेन A है विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के, बिना पुनर्निवेश के, देन A इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन V1। तो माइनस में होगा क्योंकि 180 डिग्री का फेज आता है। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, Vi इज इक्वल टू कॉमन ले लिया, फिर V1 और V0 वाली वैल्यू को A लिख दिया, तो ये आ जाएगा। अब A का मान बहुत ज़्यादा होता है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, बच जाएगा। वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक इज AF इज इक्वल टू V0 अपॉन VI। जो एक्चुअल वोल्टेज दे रहे हैं हम VI और आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है V0, तो फीडबैक के बाद जो वोल्टेज गेन होगा V0 अपॉन VI दिस। अब A का मान बहुत ज़्यादा है तो A बहुत ज़्यादा है तो ये नेगलेक्ट कर देंगे 1 की तुलना में, ये आ जाएगा AF इज इक्वल टू माइनस ZF अपॉन Z1। Therefore, the voltage gain in inverting OP-AMP depends on the ratio of ZF upon Z1. It does not depends on the internal gain A of the amplifier. यानी इंटरनल जो आंतरिक लब्धि है एम्पलीफायर की उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल ZF और Z1 पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके कुछ हम एप्लीकेशंस लें। इन्वर्टर, प्रतिलोमक। इफ ZF इज इक्वल टू Z1, दोनों के मान बराबर है, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव V0 upon Vi is equal to minus 1 or V0 is equal to minus Vi. Therefore, output voltage V0 is equal to input voltage Vi, but there is a phase difference of pi. Thus, this circuit does not work as an amplifier; it only works as an inverter. प्रतिलोमक की तरह कार्य करता है, यानी जो इनपुट है उसको पाई के फेज चेंज करके हमें आउटपुट में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर Z1 और ZF प्योर रेजिस्टेंस है, विशुद्ध प्रतिरोध। स्केल चेंजर, पैमाना परिवर्तक। इफ ZF इज इक्वल टू K Z1 वेर K रिप्रेजेंट्स ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, एंड इस वैल्यू इज ग्रेटर और लेस देन 1 से ज़्यादा कम भी हो सकती है इसकी वैल्यू, देन फ्रॉम इक्वेशन 5, तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू माइनस K Vi। तो Vi का K टाइम्स हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करेंगे, यानी स्केल चेंज हो जाएगा। और यहाँ Z1 और ZF प्योर रेजिस्टेंस ले रहे हैं और ये ZF इज इक्वल टू K Z1 है, देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज V0 विल बी मल्टीप्लायर ऑफ इनपुट वोल्टेज, गुणक हो जाएगा निवेशी वोल्टता का, और इट इज आल्सो कॉल्ड स्केल चेंजर, पैमाना परिवर्तक भी कहते हैं। दस द सर्किट वर्क्स एज एन स्केल चेंजर की तरह परिपथ कार्य करता है। फेज शिफ्टर, कला विस्थापक। इफ Z1 एंड ZF आर नॉट प्योर रेजिस्टेंसेज, ये प्योर रेजिस्टेंसेज नहीं है बट आर कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र है, तो Z1 इज इक्वल टू मॉड Z1 एंगल θ1, ZF इज इक्वल टू मॉड ZF एंगल θf। आल्सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में बराबर है, परिमाण में बराबर है, यानी मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड ZF। देन वी हैव AF इज इक्वल टू दिस, ये रख दिया, ZF और Z1 के मान रख दिए, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गए, एंगल नीचे वालों को ऊपर ले गए, तो ये हो गया एंगल θf माइनस θi, और माइनस में आ गया। Thus an inverting OP-AMP may shift the phase of output voltage from 0 to 180 डिग्री, यानी किसी भी एंगल, कोई भी एंगल हमें यहाँ प्राप्त हो सकता है, θf और θi के अलग अलग मानों के लिए, तो किसी भी एंगल से हम फेज शिफ्ट करा सकते हैं। एंड आल्सो इट डज नॉट चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन
फेस चेंज हो जाएगा, कितना भी कालांतर 0 से 180 डिग्री तक प्राप्त कर सकते हैं। अब नॉन इन्वर्टिंग ओपी एएमपी अप्रतिलोमी, तो हमने पहले डिस्कस किया था, जो टर्मिनल 1 है उसको Z1 के थ्रू ग्राउंडेड कर देते हैं और जो इनपुट सिग्नल है वो 2 और ग्राउंड के बीच देते हैं। तो ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, परिपथ आरेख, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जो फीडबैक वोल्टेज है हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है VF इसके अक्रॉस, और यहाँ VI वोल्टेज है, और ये आउटपुट वोल्टेज V0 हमें प्राप्त हो रहा है। और 1 और 2 के बीच जो इनपुट वोल्टेज होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस एम्पलीफायर द इनपुट वोल्टेज VI इज अप्लाइड बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द ग्राउंड टर्मिनल, यहाँ किया हुआ है अप्लाई। Since the feedback is happened at the inverting terminal 1, फीडबैक कहाँ होता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल 1 के वहाँ होता है, ZF के थ्रू। Thus in this mode the difference input, जो डिफरेंस इनपुट है VI माइनस VF इज अप्लाइड टू द एम्पलीफायर। VI माइनस VF इस एम्पलीफायर में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज VA इक्वल टू 0, ये 0 है, एंड VF रिप्रेजेंट द फीडबैक वोल्टेज, क्योंकि VA तो 0 है और VF क्या होता है? फीडबैक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर इज वेरी लार्ज, इनपुट इम्पीडेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, एंड हेंस नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इसमें से नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है बिटवीन टर्मिनल्स 1 एंड 2। तो चित्र से हम देखें तो VF इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 अपॉन Z1 प्लस ZF V0। अब V0 जो वोल्टेज है इधर, और इधर 1 को ग्राउंडेड किया है, तो V0 यहाँ से ग्राउंडेड के बीच लग रहा है, यानी Z1 और ZF दोनों के बीच है, और VF जो केवल वो Z1 के अक्रॉस है, तो VF इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 प्लस ZF V0 हो जाएगा। फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से V0 इज इक्वल टू A VI माइनस VF हो जाएगा। तो VF का मान रख देंगे, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक AF इज इक्वल टू V0 अपॉन VI, तो इससे आप मान रख देंगे। अब A से डिवाइड कर देंगे, अब A का मान बहुत ज़्यादा है तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो Z1 प्लस ZF अपॉन Z1, तो 1 प्लस ZF अपॉन Z1। तो इसमें जो वोल्टेज गेन होगा फीडबैक के बाद वो होगा 1 प्लस ZF अपॉन Z1। देयरफॉर द रिजल्टेंट वोल्टेज गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। When ZF is very very greater than Z1, तो AF इज इक्वल टू होगा ZF अपॉन Z1, लगभग बराबर हो जाएगा। Here there is no phase change in non-inverting operational amplifier, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कोई फेज चेंज नहीं होता है। थैंक यू।